के विरुद्ध। अध्याय 211 से 215। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स अध्याय 211 समूह चरणों का दूसरा दौर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 211 समूह चरणों का दूसरा दौर। ऐसा लगता है कि आपके साथ कई अजीब मुठभेड़ें हुई होंगी जिससे आपको अपने शरीर में काफी सुधार करने में मदद मिली होगी। यह आपके सौभाग्य के कारण है। चू युएली ने थोड़ा सिर हिलाया। अब से मुझे विश्वास है कि किंग्यू को और अधिक राहत मिलेगी। लेकिन उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। मुझे आशा है कि आप फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के शिष्यों की स्थिति के बारे में नहीं भूलेंगे और इसके अलावा यह नहीं भूलेंगे कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ने आपसे अपनी शादी की अनुमति क्यों दी। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कोई इरादा रखें जो आपको नहीं रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि अब आपकी गहरी नसें कमजोर नहीं रही हैं। यू चे ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ को आराम से रहना चाहिए। किंग्यू के संबंध में जूनियर के पास केवल असीमित प्रशंसा और कृतज्ञता है। जूनियर निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसे कभी असुविधा हो। भले ही वे शब्द चू युएली से निपटने के लिए थे, लेकिन उसकी पीठ के पीछे उनका वास्तव में एक दूसरा अर्थ था। उसे कभी भी असुविधा न पहुंचाना, जैसे कि उसे असुविधा होगी या नहीं। चू युएली ने चू यूचेन पर एक नजर डाली। वह जानती थी कि चू यूचेन का स्वभाव अलग थलग है और उसे दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। उसने तुरंत कहा, चलो चले। युवानबा, अपना और पिता का अच्छा ख्याल रखना। जिया क्विंग्यू ने जिया युवानबा को सौम्य स्वर में बताया। युन चे के चेहरे पर खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी घूम गई और फिर चू यूचेन और चू युएली के साथ जाने के लिए मुड़ गई। आह बड़ी बहन, मुझे अभी भी तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है। उद्धरण चिन्ह। युन चे ने जिया युवानबा को रोका जो उसकी बहन का पीछा करने की कोशिश कर रहा था और अपना सिर हिलाया। बस बहुत हो गया युवानबा, वहां मत जाओ। जिस दिन वह फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड शिष्या बन गई, उसे जिया परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पैलेस के शिष्यों के मरने के बाद भी उनके शरीर हमेशा के लिए एसगार्ड के भीतर ही रहते हैं। ओह, जिया युवानबा ने सिर हिलाया। कोई नहीं बता सका कि क्या वह सचमुच समझ पाया था। उसके होंठ हंसी में फैल गए। कोई बात नहीं, कम से कम जीजाजी अभी भी यहाँ है। जब बड़ी बहन 2 साल के लिए वहां गई तो आप पहले से ही इतने शक्तिशाली हो गए। वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे अचानक जिया युवानबा के बड़े दिल से बहुत देर तक अवाक रह गया था। मैंने सुना है कि इस बार फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड टीम का नेतृत्व करने वाले फ्रोजन ग्लास की परी चू युएली और फ्रोजन ब्यूटी की परी चू यूचेन हैं, जिन्होंने लंबे समय से सार्वजनिक उपस्थिति नहीं बनाई है। चू युएली के पक्ष में चू यूचेन होना चाहिए, जिसने आत्माओं को खींच लिया और अतीत में अनगिनत सुंदर और उत्कृष्ट युवाओं के सपनों को परेशान किया। कैंग यू पास आया और बोला, बहुत बुरी बात है कि उसने घूंघट पहन रखा है। मैं वास्तव में ये देखना चाहूंगा कि ब्लू विंड की नंबर 1 ब्यूटी, जिसके बारे में मेरे पिता अपने आधे जीवन से बात करते रहे हैं, वह कितनी सुंदर है। जमे हुए सौंदर्य की यह परी उतनी ही ठंडी और अलग थलग है जितनी अफवाह थी। बस कुछ देर के लिए उसे देखने से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी आत्मा स्थिर हो रही है, जिससे मुझे ऊपर जाकर उससे बात करने का कोई आत्मविश्वास नहीं मिल रहा है। कैंग यू ने धीरे से उसकी छाती को सहलाया। चू यूचेन के अतुलनीय ठंडे रवैये ने उस पर बेहद गहरी छाप छोड़ी। उसने ध्यान से कहा, हालांकि यह अजीब है। यह अफवाह है कि वह आमतौर पर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में रहती है और पिछले कुछ वर्षों या यहाँ तक कि कुछ दशकों से कभी नहीं गई है। किसी के लिए उससे मिलना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। उसने इस विशेष रैंकिंग टूर्नामेंट में आना क्यों चुना? उद्धरण चिन्ह ... शायद जमे हुए बादल एसगार्ड बहुत लंबे समय से सुस्त थे, इसलिए वह ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर आई थी। युन चे ने अपने दिल में हल्की हल्की आह भरने से पहले बेतरतीब ढंग से कहा। कुछ समय पहले वो चू यूचेन को लगातार देख रहा था, उसकी नजर पकड़ने की उम्मीद में। भले ही उसका लक्ष्य ठंडा और संवेदनाहीन हो, कोई भी उदासीन नजर काम करेगी। लेकिन चू यूचेन ने शुरू से अंत तक अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और बर्फ की मूर्ति की तरह ठंडा था। चेहरा पर्दे के पीछे शांति थी और उसने अपने अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जिस तरह से वह उसे नजरअंदाज कर रही थी वह उससे भी बदतर था अगर उसमें कोई भावना ही ना हो। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि चू यूचेन आपसे नजरें चुरा रहा है। कैंग यू ने अचानक कहा। नजरें चुराकर मुझ पर? युन चे का मुंह खुला का खुला रह गया। वो स्पष्ट रूप से बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। तुम्हें कैसे पता कि वह मुझसे नजरें चुरा रही है? कैंग यू का छोटा सिर चौंक गया। कुछ देर तक सोचने के बाद पूरी तरह से गंभीर चेहरे के साथ उसने उत्तर दिया, एक महिला का अंतर्ज्ञान।
युनचे पफ्त, इस असीम ब्रह्मांड में कोई भी असंभव चमत्कार नहीं है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति जिसकी मूल रूप से गहरी नसें पूरी तरह से कमजोर थी, वह भी 2 साल से भी कम समय में इस रैंकिंग टूर्नामेंट में चौंकाने वाला प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं पिछले कई वर्षों से फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में रहने के दौरान कुएं के नीचे से आकाश को घूर रहा था। चू युएली ने विलाप करते हुए आह भरी। जाहिर है, यू चे के नाटकीय परिवर्तन ने उसे एक बड़ा झटका दिया था। बड़ी बहन, क्या आप इस दुनिया में किसी ऐसे तरीके के बारे में जानती हैं जिससे किसी व्यक्ति की गहरी नसें, जो बचपन से ही नष्ट हो गई थी, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी? चू युएली ने चू यूचेन का सामना किया और पूछा। हालांकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। चू यूचेन ने सीधे सामने देखा। उसकी आंखों की रोशनी शांत पानी के साफ तालाब के प्रतिबिंब की तरह थी, पूरी तरह से बिना किसी लहर के। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कहा था उसे सुना ही नहीं। बड़ी बहन, चू यूचेन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। चू युएली ने अब कुछ नहीं कहा। जब से चू यूचेन ने अचानक आधे साल पहले महल छोड़ दिया और वापस आ गई, वह अचानक एक अलग व्यक्ति बन गई लग रही थी। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन होने के नाते जो उसे सबसे ज्यादा समझती थी, वह बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकती थी कि वह क्या सोच रही है। उसके पीछे शुई वुशुंग और वू जुएक्सिन जिया क्विंग्यू के बाईं और दाईं ओर इकट्ठे हुए और निजी बातचीत कर रहे थे। जूनियर सिस्टर जिया, क्या वह सचमुच आपका भाई है? आप भाई बहनों के बीच अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। तुम्हारा तो इतना कोमल और कमजोर शरीर है, लेकिन तुम्हारा भाई तो छोटा सा विशालकाय है। क्या युनचे ही वह व्यक्ति है जिससे तुमने शादी की है? यहाँ उनसे मिलना बहुत आश्चर्य की बात है। हालांकि वह वास्तव में काफी अच्छा दिखता है। जूनियर सिस्टर जिया, यही कारण है कि आप उससे शादी करने के लिए अड़ी रही। क्या यह इसलिए था क्योंकि आप वास्तव में उसे थोड़ा सा पसंद करती थी? जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने उससे शादी करने का एकमात्र कारण मेरे पिता द्वारा अतीत में किए गए वादे को पूरा करना था और उसके पिता के बचाव के प्रति मेरी कृतज्ञता थी जिसने मेरी जान बचाई। चूंकि मैं पहले से ही फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का शिष्य बन चुका हूँ, तो मेरे मन में उसके लिए भावनाएं कैसे विकसित हो सकती हैं? ये कहते हुए उसके दिमाग में वह दृश्य घूम गया जब उसने यूचे को पहली बार देखा था। वह एक नौकरानी के साथ चल रहा था जिसके चेहरे पर सुंदरता थी और वे स्पष्ट रूप से काफी करीब थे। उसके दिल को अचानक थोड़ी सी असहजता महसूस हुई, लेकिन यह असहजता बहुत हल्की थी और एक झटके में गायब हो गई। दूसरे और तीसरे दिन ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट का पहला राउंड जारी रहा। ग्रुप चरण के इस पहले दौर में युनचे वास्तव में काफी भाग्यशाली थी। 50 लोगों के समूह में, जिसमें वह था, न केवल 4 प्रमुख संप्रदायों से कोई शिष्य नहीं था, बल्कि सबसे मजबूत अभ्यासी केवल आत्मा गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। लेकिन 6 शिष्यों में से जो आत्मा गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, वह एक से भी नहीं मिले। 3 दिनों के भीतर उन्होंने 12 लड़ाइयां लड़ी और सबसे मजबूत विशेषज्ञ से उनकी मुलाकात स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 4थे स्तर पर ही हुई। 12 जीत की अपनी अपराजित श्रृंखला के साथ उन्होंने समूह के दूसरे दौर में प्रवेश करते हुए शीर्ष 300 रैंकिंग में प्रवेश किया। स्टेज मैच, ये नतीजा किसी को भी गिराने के लिए काफी था। चश्मा लानत है। हालांकि मैं स्वीकार करता हूं कि ट्रू प्रोफाउंड दायरे का ये व्यक्ति अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत है, यहाँ तक कि उच्च दायरे के अन्य लोगों के साथ लड़ने में भी सक्षम है, लेकिन वास्तव में एक अपराजित लकीर के साथ समूह चरण के दूसरे दौर में प्रवेश करने में सक्षम है। ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से उसकी मुलाकात स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 4थे स्तर पर हुई थी। मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। मैं जिनसे भी मिला वे असामान्य रूप से मजबूत थे। अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरी भी एक अपराजित श्रृंखला होती। रहने भी दो, इसके बारे में बात करना आसान है, लेकिन इसे पूरा करना दूसरी बात है। आप आत्मा क्षेत्र के 3रे या 4थे स्तर पर किसी के साथ लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते जबकि आप सच्चे गहन क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बिना किसी सस्पेंस के, जिया क्विंग्यू और लिंग यून भी अपराजित स्ट्रीक के साथ ग्रुप चरण के पहले दौर को पार करने में सक्षम थे। उनके 12 राउंड में उनके लगभग आधे विरोधियों ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षता इससे अधिक नहीं हो सकती। ग्रुप चरण का पहला दौर समाप्त होने के बाद जिया युवानबा ने अपनी मुट्ठी थपथपाई और खुशी मनाई। कैंग यू मुस्कुरा रहा था और किन बुशांग अब अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। हालांकि उसे विश्वास था कि यूचे ग्रुप चरण के दूसरे दौर में जगह बना सकता है, लेकिन जब अंततः ऐसा हुआ तब भी वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। क्योंकि यह पहली बार था कि शिष्य ब्लू विंड इंपीरियल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, परिवार समूह चरण के दूसरे दौर में पहुंच गया।
पहली बार किसी शिष्य ने शीर्ष 300 रैंकिंग में प्रवेश किया। मैं तुरंत बादशाह को खबर भेजूंगा। ये खबर पाकर वो बेहद खुश होंगे। शायद अगर उनका मूड काफी बेहतर हो जाए तो उनकी सेहत में सुधार की दिशा में बदलाव आ सकता है। किन वुशांग ने अतुलनीय भावनात्मक तरीके से कहा। बिना किसी और इंतजार के उसने सम्राट को समाचार भेजने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। ये बहुत अद्भुत है जूनियर भाई यू। आपने शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले शिष्यों के लिए एक नया रैंकिंग रिकॉर्ड स्थापित किया है। पापा को ये खबर मिलने के बाद वह जरूर बहुत खुश होंगे। यदि आप शीर्ष 100 रैंक तक पहुंच सकते हैं तो भले ही पिता को स्वर्ग लौटना पड़े, वह बिना किसी पछतावे के ऐसा कर सकते हैं। जूनियर भाई यून, मैं ईमानदारी से आपको धन्यवाद देता हूँ। कैंग यू के चेहरे पर लाली भर गई। उसने धीरे से यूचे का हाथ पकड़ लिया। उसकी भौहें दो खूबसूरत अर्धचंद्राकार आकृतियों में घूम गईं। युन चे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपने चेहरे पर हत्या के इरादे की हल्की सी स्पष्ट लहर महसूस हुई। उसके चेहरे से मुस्कान न छूटते हुए उसने कांग यू के हाथ पकड़ लिए और धीरे से कहा, फिर वरिष्ठ बहन, आप मुझे कैसे पुरस्कृत करने का इरादा रखती हैं? आप किस प्रकार का इनाम चाहते हैं? कैंग यू ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई। मैं चाहता हूं कि सीनियर सिस्टर मुझे चूमे। युन चे ने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और मुस्कुराया। यहीं। कैंग यू ने चारों दिशाओं में देखा और गुलाबी रंग की एक छटा उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर फैल गई। उसके होंठ हल्के से सिकुड़ गए। वह अचानक आगे बढ़ी, युन चे के चेहरे पर एक तेज चुंबन छोड़ा और फिर तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही दूरी पर फेन ज्यूचेंग युन चे और कैंग यू को देख रहा था। उसके हाथ से धमाके की आवाज आई। उनके गुस्से में उनकी कुर्सी का दूसरा आर्मरेस्ट टूट गया था। बड़े भाई, क्या बात है? यह आवाज सुनकर फेन जुएबी ने पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। फेन ज्यूचेंग के चेहरे का मांस हट गया। उसका चेहरा, जो मूल रूप से सुंदर था, अब चारों ओर एक भयावहता फैल गई थी। उसकी आंखें चौंकाने वाले जहर से भर गईं। मैं इस छोटे से कमीने को हजारों टुकड़ों में काटने जा रहा हूं। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के चौथे दिन ग्रुप चरणों का दूसरा दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। उसी समय पहले दौर में बाहर हो गए 1200 शिष्य प्रतिस्पर्धा करने के लिए पीछे की पहाड़ियों में द्वितीय स्थल पर गए। शीर्ष 300 से नीचे रैंकिंग। ये केवल इतना था कि द्वितीय स्थल पर रैंकिंग टूर्नामेंट में बहुत कम दर्शक थे। द्वितीय स्थल की गुणवत्ता और वातावरण दोनों की तुलना मुख्य स्थल से नहीं की जा सकती। समूह चरणों का दूसरा दौर भी 30 छोटी तलवार के मैदानों पर आयोजित किया गया था। हालांकि भाग लेने वाले शिष्यों की संख्या केवल 300 तक सीमित थी। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे 15 मैच लड़ने थे। साथ ही भले ही समूह चरणों का ये दौर अभी भी समूह मैचों द्वारा था, लेकिन प्रतियोगियों को अब समूहों में विभाजित नहीं किया गया था। प्रत्येक का प्रतिद्वंद्वी अब एक छोटी सीमा तक सीमित नहीं था और उसे दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले शिष्यों के पूरे समूह से लिया जा सकता था। इससे ये सुनिश्चित करने का उच्चतम मौका मिला कि सब कुछ निष्पक्ष था। हालांकि पूर्ण निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं थी। भले ही दूसरे राउंड को समूहों में विभाजित नहीं किया गया था, फिर भी हर मैच के लिए जिस प्रतिद्वंद्वी का चयन किया गया था उस पर अभी भी नजर रखनी होगी। यदि किसी के पास मूल रूप से शीर्ष 100 में रैंक करने की क्षमता थी, लेकिन वह इतना बदकिस्मत था कि उसे अपनी सभी 15 लड़ाइयों में 4 प्रमुख संप्रदायों के विरोधियों का सामना करना पड़ा, तो वह केवल अपना सिर झुका सकता था और दर्द में रो सकता था। उसके विरुद्ध तार्किक रूप से बहस करने का कोई तरीका नहीं था। और कोई और, जिसकी ताकत केवल औसत थी, लेकिन केवल औसत से नीचे के विरोधियों से ही मुकाबला करता था, अपनी सभी लड़ाइयां जीतने में कामयाब हो सका। बेशक इन दोनों चरम सीमाओं में से किसी एक के घटित होने की संभावना बहुत कम थी। सभी के 15 मैच कुल मिलाकर निष्पक्ष और बराबर होने वाले थे। स्वॉर्ड डिस्कोज एरिना नंबर 7 पहला मैच। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे बनाम थंडरबोल्ट लाइटनिंग पवेलियन के लेई जेंटियन 30 तलवार प्रवचन अरेनास में लड़ाई एक ही समय में आगे बढ़ी। युन चे का पहला प्रतिद्वंद्वी पहले से ही उसके सामने खड़ा था। अतुलनीय रूप से मजबूत शरीर के साथ वह केवल 20 साल का था, लेकिन 40 साल के एक हटे कट्टे आदमी जैसा दिखता था। उसके हाथों में हथियार 2 बड़े गोल हथौड़े थे। युन चे, जिसने अपराजित रिकॉर्ड के साथ ग्रुप चरण के दूसरे दौर में प्रवेश किया था, ने स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान आकर्षित किया। अपने अगले प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए हर किसी के दिल में एक ही विचार था, इस बार ये युन चे निश्चित रूप से हार जाएगा। वह स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर विरोधियों को और स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर पर विरोधियों को हरा सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना ताकतवर था। एक सीमा होनी चाहिए, और ये लेई जेंटियन यंग पवेलियन मास्टर था माइटी जोल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से थंडरबोल्ट लाइटनिंग मंडप का।
उनकी गहन शक्ति आत्मा गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर थी। उनके हाथों में जो ट्विन थंडरबोल्ट हथौड़े थे वे एक बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। यदि इसे किसी व्यक्ति के सिर पर मारा जाए तो ये सीधे उसे लुगदी में बदल देगा। जूनियर ब्रदर यून, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कैंग यू ने दोनों हाथों से अपनी स्कर्ट के हेम को पकड़ लिया और घबराहट से बुदबुदाया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 212 लगातार विजय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 212 लगातार जीत। ये देखकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी यून चे था, लेई जेंटियन एक पल के लिए चौंक गया और फिर जोर से हंसने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मेरा पहला प्रतिद्वंद्वी वास्तव में तुम हो, लड़के। ऐसा लगता है कि यह महान काला घोड़ा जल्द ही एक मृत घोड़ा बनने वाला है। अपना हथियार दिखाओ, फिर यह इस पर निर्भर करेगा कि आप में क्षमता है या नहीं। यू चे ने उदासीनता से कहा। यदि ऐसा कहने वाला प्रतिद्वंद्वी उससे कई स्तर ऊपर होता तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि जिस व्यक्ति ने ये कहा वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो केवल सच्चे गहन क्षेत्र में था, निस्संदेह वो तुरंत गुस्से में आ गया और कुछ कहे बिना उसने अपने जुड़वां हथौड़े घुमाए, जिससे हवा की दो भयंकर और असामान्य लहरें पैदा हुई जो सीधे यून की ओर लगी चे की छाती। लेई जेंटियन के ट्विन थंडरबोल्ट हथौड़ों का वजन 400 किलोग्राम था, लेकिन उसके हाथों में वे अतुलनीय रूप से हल्के और फुर्तीले थे और झूलों द्वारा लाई गई हवा की गर्जना विशेष रूप से गहरी और भारी थी। टकराना, 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 टकराना। 6 अतुलनीय भयंकर हथौड़े के वार को यूचे के हाथों के पिछले हिस्से ने पूरी तरह से रोक दिया था। वे सघन पिटाई की आवाजें एक भारी हथौड़े और एक मानव शरीर के बीच टकराव की आवाज से बिल्कुल अलग थी और एक चट्टान पर भारी हथौड़े के टकराने की आवाज की तरह थी। जब ये 6 बार हुए तो लेई जेंटियन की अभिव्यक्ति से सदमा सामने आया। ट्विन थंडरबोल्ट हथौड़ों के साथ, जिनका वजन एक साथ कुल 800 किलो था, और अपनी अंतर्निहित गहन ताकत को जोड़कर वे वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी के नंगे हाथों से लगातार अवरुद्ध हो गए थे। और उन्हें ब्लॉक करने के बाद चोटों की बात तो छोड़िए, उनके हाथों पर लाल रंग के निशान तक नहीं थे। क्या उसका शरीर वास्तव में लोहे का बना है? मुझे विश्वास ही नहीं होगा कि आप उन सभी को ब्लॉक करना जारी रख पाएंगे। लेई जेंटियन की नजर धुंधली हो गई। उनके पूरे शरीर में गहन ऊर्जा बेतहाशा प्रवाहित होने लगी और आग के धधकते पहिए की तरह उनका शरीर तेज गति से घूमने लगा। एक भयंकर तूफान की तरह उसने अपने ट्विन थंडरबोल्ट हैमर्स को यून चे की ओर मारा। प्रत्येक प्रहार पिछले वाले से भी अधिक भयंकर था। बैंग 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 बैंग। कुछ ही समय में दर्जनों पागल हथौड़े के वार हुए, फिर भी उनमें से किसी ने भी यून चे के कपड़ों पर दाग नहीं लगाया। वे सभी उसके हाथों और कलाइयों के पिछले हिस्से से अवरुद्ध थे। लेई जेंटियन ने जितना अधिक प्रहार किया वह उतना ही अधिक चौंक गया। अंत में एक बड़ी गर्जना के साथ उनके संप्रदाय की गहन कला तुरंत फूट पड़ी। गड़गड़ाता वज्र। ट्विन थंडरबोल्ट हैमर्स अचानक एक ही समय में ऐसे दबाव के साथ नीचे गिरे जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था। यू चे ने भौहें चढ़ा दी। उसने सीधे प्रहार नहीं किया, इसके बजाय वह 3 शरीर की लंबाई की दूरी तक पीछे हट गया। जब दोनों हथौड़े खाली हवा में टकराए तो वे अचानक एक दूसरे से टकरा गए। बिजली का एक बोल्ट जिसमें बिजली की ऊर्जा की एक मजबूत सांद्रता थी, अचानक जारी किया गया, जो सीधे यू चे की तरफ चार्ज हुआ। दरार। एक गगनभेदी चीख के साथ फर्श के संपर्क में आते ही बिजली का बोल्ट फट गया, जिससे फर्श का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल काला हो गया। जहां तक यून चे की बात है, वह पहले ही बहुत पीछे छूट चुका था। जब वह उतरा तो अपनी भुजाओं को हिलाते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपने सामने अधिपति की विशाल तलवार को पकड़ लिया। रैंकिंग टूर्नामेंट में पहली बार आखिरकार उन्होंने अपनी भारी तलवार का प्रदर्शन किया। नर्क, कितनी बड़ी तलवार है! तो यह उसका हथियार है। क्या वह पौराणिक भारी तलवार है? वह वास्तव में एक भारी तलवार को अपने हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। क्या वह वास्तव में इसे घुमा सकता है? जिस क्षण यून चे ने अपनी भारी तलवार निकाली, उससे आश्चर्य की एक बड़ी लहर और फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। तलवार प्रवचन क्षेत्र में लेई जेंटियन की अभिव्यक्ति हिल गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जिस क्षण यू चे ने अपनी भारी तलवार लहराई, वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गया था। भारी तलवारें अत्यधिक बड़ी थी, वजन या आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें संभालना बेहद मुश्किल था। हालांकि जब यून चे अपने हाथों में इतनी बड़ी तलवार लहरा रहा था, तो यह वास्तव में बहुत उपयुक्त लग रही थी, और इसमें जरा भी असमंजस का संकेत नहीं था, जैसे कि तलवार सिर्फ उसके लिए ही पैदा हुई थी, जो यून चे के साथ एक इकाई बन गई थी। यह उसके हाथों से नहीं पकड़ा गया था, बल्कि यह उसके हाथों से विकसित हुआ था, और सबसे पहले उसके शरीर का एक हिस्सा था। यून चे के आसपास के माहौल में भी जबरदस्त बदलाव आया था।
पहले उसने देखा कि यूचे की शांति में रहस्यमयता का संकेत था, लेकिन उसके पास कोई तेज धार नहीं थी। हालांकि जिस क्षण उसने अपनी भारी तलवार निकाली, ऐसा लगा मानो वह अपने सामने एक अदृश्य शिखर वाले विशाल पर्वत को देख रहा हो। मूल रूप से नहीं का एक विचार जीतने का संभावित तरीका उसके दिल में तेजी से उगाया, जिससे उसने अपने दोनों हथौड़ों को और भी मजबूती से पकड़ लिया। हालांकि काफी देर बाद भी उसकी एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। ये कैसी सन की बात है। मैंने एक बार एक भारी तलवार जैसा हथियार आजमाया था, लेकिन मैं इसे चलाने में पूरी तरह से असमर्थ था, इसलिए मैं इसे छोड़ ही सकता था। लेकिन यह व्यक्ति न केवल भारी तलवार चला सकता है, बल्कि भारी तलवार के साथ उसकी अनुकूलता वास्तव में इस हद तक पहुंच सकती है। भारी तलवार की विशेषताओं के साथ भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, उसे कम से कम 100 या यहाँ तक कि सैकड़ों की आवश्यकता होगी। इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। जैसे ही उसने ये सोचा, लेई ज़ेंटियन की पीठ और भी अधिक पसीने से भीग गई। मेरा झटका स्वीकार करो। युन चे ने अपनी भारी तलवार को क्षैतिज रूप से चलाया और अपने शरीर की एक चमक के साथ उसने तुरंत दूरी को 15 मीटर कम कर दिया। लेई ज़ेंटियन को जल्दी ही होश आ गया। एक तेज दहाड़ के साथ उसने अपनी सारी ताकत अपनी दोनों भुजाओं में डाल दी और वार को सिर पर ले लिया। उसके हाथों में भारी तलवार इतनी तेजी से चली कि यह संभव हो सकता था कि उसकी भारी तलवार आकार में बस बड़ी थी, जबकि यह वास्तविक थी वजन हल्की तलवार से ज्यादा भारी नहीं था। केवल जब ट्विन थंडरबोल्ट हथौड़े ओवरलॉर्ड की विशाल तलवार से भिड़ गए, तब लेई ज़ेंटियन को एहसास हुआ कि उनके मन में जो विचार था वह हास्यास्पद कल्पना के अलावा और कुछ नहीं था। एक भव्य रूप से बड़ी शक्ति जो उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी, ठीक उसके सामने से आई, जिससे वह जिन हाथों से अपने 2 हथौड़े चला रहा था वे क्षण भर के लिए सुन्न हो गए। मानो वह किसी तूफान से उड़ गया हो। उसका शरीर हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। टकराना। लेई ज़ेंटियन ने पीछे की गहन ऊर्जा बाधा पर जोरदार प्रहार किया, जमीन पर गिर गया और वह पूरी तरह से अचंभित हो गया। जब वह आखिरकार खुद को खड़ा करने में कामयाब हुआ, तो उसके ट्विन थंडरबोल्ट हथौड़े उसके हाथों से बहुत पहले उड़ चुके थे। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? यू चे ने अपनी भारी तलवार को हल्के से जमीन पर मारा। शुरुआती बिंदु के रूप में तलवार की नोक के साथ तलवार प्रवचन क्षेत्र के अतुलनीय रूप से कठोर फर्श पर एक दरार दिखाई दी। यदि उसने अपनी भारी तलवार नहीं निकाली होती, तो लेई ज़ेंटियन अभी भी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था। हालांकि जिस क्षण उसने अपनी भारी तलवार लहराई, लेई ज़ेंटियन बस चारे में बदल गई। ये कहा जा सकता है कि अपने निहत्थे राज्य की तुलना में यू चे की भारी तलवार चलाने की युद्ध शक्ति पूरी तरह से अलग दायरे में थी। पहले प्रदर्शित की गई विनाशकारी ताकत को याद करते हुए, हालांकि लेई ज़ेंटियन को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अब उनमें लड़ाई जारी रखने का साहस नहीं था। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं हार स्वीकार करता हूँ। चूंकि आप एक भारी तलवार चलाने में सक्षम हैं जो मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी हार के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ। लेई ज़ेंटियन ने हार स्वीकार की। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के यूचे जीते। जिन लोगों ने इस मैच पर ध्यान दिया, जो युन चे के बुरी तरह हारने का इंतजार कर रहे थे, वे एक बार फिर पूरी तरह से अवाक रह गए। यहाँ तक कि लेई ज़ेंटियन भी वास्तव में ब्लू विंड इंपीरियल परिवार के एक शिष्य के हाथों हार गए थे, जिनके पास ट्रू प्रोफाउंड दायरे के केवल 10वें स्तर की ताकत थी। इस तरह के परिणाम को केवल अविश्वसनीय ही कहा जा सकता है। युन चे के दूसरे मैच में उनका प्रतिद्वंद्वी स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर ताकत वाला एक भाला प्रयोग करता था। इस बार युन चे ने मैच शुरू होते ही अपनी भारी तलवार लहराई और 3 वार के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी का भाला उड़ गया और चौथे वार के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी का भाला भी उड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे जीत गई। तीसरा मैच। उद्धरण चिन्ह ... ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे जीत गई। चौथा मैच। उद्धरण चिन्ह ... ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे जीत गई। पांचवा मैच। छठा मैच। सातवां मैच। आठवां मैच ... युन चे के मैचों को और भी अधिक पुरस्कार मिलने लगे। प्रत्येक बात के मैच पर ध्यान दें, उस बिंदु तक जब जिस क्षण उसने तलवार प्रवचन क्षेत्र में कदम रखा, भले ही 4 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य एक अन्य तलवार प्रवचन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, फिर भी बड़ी संख्या में निगाहें तुरंत उसके तलवार प्रवचन क्षेत्र पर चली गई अखाड़ा, और फिर उन्होंने उससे विजय प्राप्त करते देखा। विजय, विजय, एक और विजय, और फिर एक और विजय। उसके प्रति उनके भाव बार बार बदलते, चौंकते, आश्चर्य होते, सदमा, डरावनी, और अंत में वे मूल रूप से सुन्न हो गए। उनमें से प्रत्येक को अभी भी रैंकिंग टूर्नामेंट का पहला दिन याद है, जब यू चे गहन शक्ति मूल्यांकन के लिए मंच पर आए तो हंसी की वह फुहार पूरे दर्शकों में गूंज उठी।
लेकिन अब उन्होंने एक के बाद एक मैच का इस्तेमाल किया, जिनमें से प्रत्येक मैच को असंभव और चमत्कारी जीत के रूप में ताज पहनाया जा सकता था, उन सभी को सम्मान पूर्वक देने के लिए जो उन पर हंसे, बारी बारी से चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। जब भी प्रत्येक मैच शुरू होता था, हर कोई सोचता था कि वह निश्चित रूप से यह मैच हार जाएगा, लेकिन फिर भी वह विजयी हुआ। फिर सभी को ऐसा लगने लगा कि वह एक ऐसा मैच देख रहा है जिसमें वह हार जाएगा, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ग्रुप चरण के पहले दौर में युन चे ने सभी 12 मैचों में पूर्ण जीत हासिल की। ग्रुप चरण के दूसरे दौर के दौरान भी जैसे जैसे प्रत्येक मैच बीतता गया, उन्होंने उनमें से हर एक में जीत हासिल की, उन्हें एक भी हार देखने का मौका नहीं दिया। यदि वह स्पिरिट प्रोफाउंड ड्रीम के शिखर पर होता या छठे या 7वें स्तर का अभ्यासी होता, तो जब वह लगातार जीत हासिल करता तो हर कोई चौंक जाता, लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं होता कि यह अस्वीकार्य है। लेकिन ये युन चे, उसकी ताकत केवल सच्चे गहन क्षेत्र में थी, एक गहन क्षेत्र जिसमें उन्होंने सोचा कि यह रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के योग्य नहीं है। फिर भी वह एक के बाद एक आत्मा गहन क्षेत्र में पूर्ण प्रतिभा के साथ आगे बढ़ा, और उसने उनकी समझ को भी समझ लिया। जैसे जैसे यू चे ने जीत हासिल की, किन वुशान की अभिव्यक्ति भी अधिक से अधिक उत्तेजित हो गई। जब युन चे ने अपना 10वां मैच जीता, तो वह इतना उत्तेजित हो गया कि वह अपनी सीट से खड़ा हो गया और क्षण भर के लिए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्योंकि इन 10 जीतों के साथ भले ही वह शेष सभी 5 मैच हार भी जाए, फिर भी यह काफी होगा ताकि वह व्यक्तिगत रैंकिंग के शीर्ष 100 में जगह बना सके। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की समूह रैंकिंग सीधे शीर्ष 50 में भी प्रवेश कर सकती है। इसने न केवल ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के रैंकिंग टूर्नामेंट के शीर्ष 100 में कभी न रहने का इतिहास तोड़ दिया, बल्कि यह एक बड़ी सफलता भी थी। अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढांकते हुए कैंग यू के गाल भी आंसुओं से सने हुए थे। उसने युन चे की ओर देखा जो स्वॉर्ड डिस्कोज अरेना में चल रहा था। उसकी दृष्टि और अधिक धुंधली होती जा रही थी, और वह मन ही मन बार बार चिल्ला रही थी, पिताजी, क्या आप ये देख रहे हैं? जूनियर ब्रदर युन ने हमें शीर्ष 100 रैंकिंग में पहुंचाया है। पिताजी, आपका सपना सचमुच पूरा हो गया है। हताशा की इस एक अभिव्यक्ति के साथ हमारा ब्लू विंड इंपीरियल परिवार अब दूसरों द्वारा उपहास नहीं किया जाएगा। पिता, क्या आप ये देख रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं? जहां प्रसन्न लोग होंगे, वहां स्वाभाविक रूप से क्रोधित लोग भी होंगे। बनिंग हेवन कबीले के बैठने की जगह पर फेन ज्यूचेंग की अभिव्यक्ति उदास थी और उसके फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। वह वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से हेवनली स्वॉर्ड विला में आने पर वास्तव में पछता रहा था। अन्यथा वह अत्यधिक क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ था और उसे अपने क्रोध को इतना दबाना पड़ा कि उसे मरने जैसा महसूस हुआ। वह यू चे का उपहास होते देखना चाहता था। वह अपने विरोधियों द्वारा उसे प्रताड़ित होते देखना चाहता था। फिर भी उसने देखा कि यू चे बार बार सुर्खियों में आ रहा था और बार बार सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वह कम से कम सभी 4 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों की सुर्खियों को दबा दिया। छोटे ग्रुप मैचों के ये 2 राउंड मूलतः उनके अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन मैच थे। बड़े भाई, इतनी छोटी संख्या पर आपका इतना गुस्सा होना बिल्कुल अनावश्यक है, फेन जुएबी ने धीरे से कहा। उसके अब तक जीतने में सक्षम होने के लिए मैं केवल ये कह सकता हूँ कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। छोटे समूह मैचों के पहले सेट में उसे मूल रूप से सबसे कमजोर औसत ताकत वाले समूह में आवंटित किया गया था, और समूह मैचों के इस दूसरे सेट में क्या आपने उन सभी घटिया विरोधियों को देखा जिनका उसने सामना किया था? अब तक उनका सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर ही था। यदि उनका सामना शीर्ष 10 संप्रदायों में से किसी एक भी शिष्य से होता, तो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा जाता कि उनकी अपनी मां उन्हें पहचानने में असमर्थ हो जाती। हम्फ, फेन ज्यूचेंग ने उसे घूर कर देखा। जब आप सच्चे गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे, तो क्या आप स्पिरिट प्रोफाउंड क्षेत्र के 6ठे स्तर पर किसी प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम थे? फेन जुएबी के पास कुछ पल के लिए शब्द नहीं थे, और फिर उसने बस अपने होंठ थपथपाए। अगर आप इसे इस तरह से कहें, तो वह वास्तव में एक सनकी है। लेकिन वर्तमान में मैं वास्तव में उसे जीतते हुए देखना चाहता हूं, जब तक वह शीर्ष 32 में प्रवेश नहीं कर लेता। फेन ज्यूचेंग की आंखें चमक उठी। क्या तुम कह रहे हो? यदि वह वास्तव में शीर्ष 32 तक पहुंच गया, तो एलिमिनेशन मैचों में प्रवेश कर गया और दुर्भाग्य से मेरे साथ मुकाबला किया गया, स्केटिएस्क। फेन जुएबी ने अपने होंठ चाटे। उसकी अभिव्यक्ति एक जहरीले सांप की तरह मुस्कुराहट प्रकट कर रही थी। मेरे पास इस सनकी को कूड़ेदान में बदलने का एक तरीका है। एक विलक्षण स्तर की प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने की खुशी। बड़े भाई, आप भी इसके बारे में जानते हैं। यह एक अद्भुत अनुभूति है जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 213 चंद्रमा के नीचे क्विंग यू।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 213 चंद्रमा के नीचे क्विंग्यू। काली रात में हवा जोर जोर से चल रही थी। चांदनी फीकी थी और तारे विरल थे। ये गुप्त रूप से इधर उधर छिपने का प्राइम टाइम था। अरे नहीं, रात में गुप्त रूप से रेंगने का। ग्रुप चरण के दूसरे दौर का कल आखिरी दिन था। यून चे, जिन्होंने 10 में से 10 मैच जीते, पहले ही शीर्ष 100 में अपना स्थान सुरक्षित कर चुके थे। यून चे ने खुद भी इससे कुछ खास नहीं समझा था, फिर भी किन वुशांग असहनीय खुशी से भरा था और उसका हंसता हुआ मुंह दोपहर से लेकर शाम तक बंद नहीं हुआ था। निस्संदेह कैंग यू भी बहुत प्रसन्न थी, और जब एक सुंदरी प्रसन्न होती थी तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करना बहुत आसान हो जाता था। शायद आज रात वह उस पर फिदा हो जाएगी। जैसे ही उसने यहाँ सोचा, यून चे तुरंत भद्दे ढंग से हंसने लगा। जैसे ही वह बिस्तर से कूदा और कैंग यू के कमरे की ओर जाने वाला था, उसके कमरे का दरवाजा अचानक खटखटाया गया और ज़िया युवानबा की आवाज बाहर से आई। जीजा जी, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? अभी बहुत देर नहीं हुई थी, लेकिन बाहर पहले से ही बहुत शांति थी। उसे परेशान न करने के लिए किन वुशांग और ज़िया युवानबा कभी भी रात में उससे मिलने नहीं जाते थे, जब तक कि कोई जरूरी मामला न हो। यून चे दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। युवानबा, यह क्या है? ओह, ये वह बड़ी बहन है जो अभी पहले आई थी और चाहती थी कि मैं ये चीज तुम्हें दे दूं। ज़िया युवानबा ने एक छोटी सी स्थानिक अंगूठी निकाली और यून चे को दे दी। आपकी बहन। किंग्यू पहले आ गया था। यून चे ने अंगूठी ली और आश्चर्यचकित स्वर में कहा, मम्मा। ज़िया युवानबा ने सिर हिलाया। बड़ी बहन ने कहा कि आपको वास्तव में अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन वे उसके साथ ले जाने के लिए भी बेकार है, और वह चाहती है कि मैं इसे किसी भी तरह से आपको दे दूं। कुछ ऐसा जो किंग्यू मेरी पत्नी मुझे देगी। यह क्या हो सकता है? यून चे ने अंगूठी उठाई और अपनी आंतरिक दृष्टि खोली। विशाल स्थानिक अंगूठी में केवल 3 चीजें मौजूद थीं। एक गहन मर्म, इसकी आभा सघन एवं समृद्ध थी। ये स्पष्ट रूप से एक पृथ्वी गहन जानवर का गहन केंद्र था। मुट्ठी के आकार का क्रिस्टल का एक टुकड़ा जो दिखता था बैंगनी रंग के बर्फ के क्रिस्टल। यह आश्चर्यजनक रूप से बैंगनी रंग का स्वर्गीय क्रिस्टल था, और एक पारदर्शी जेड बोतल के भीतर एक विलक्षण घास लगाई गई थी जिसमें एक मुड़ा हुआ तना, 7 तेज और लंबी पत्तियां थी। साथ ही उसके पूरे शरीर में 7 रंगों की चमक बह रही थी। 7 गहन रत्न घास। यून चे का दिल अंदर से बुरी तरह हिल गया। 7 प्रोफाउंड जेम ग्रास, पर्पल विंड, हेवनली क्रिस्टल, अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट का गहरा कोर। ये स्पष्ट रूप से 3 चीजें थी जिनका उन्होंने ज़िया क्विंग्यू को तब उल्लेख किया था, जिनका उपयोग समय पर उनकी अपन गहरी नसों को ठीक करने के लिए किया जा सकता था। यून चे ने अपना सिर ऊपर उठाया और तुरंत पूछा, किंग्युए को गए हुए कितना समय हो गया है? वह अभी थोड़ी देर पहले ही चली गई। जीजा जी, आप चाहते हैं? ज़िया युवानबा की बात खत्म होने से पहले ही यून चे हवा के झोंके की तरह बाहर निकल चुका था और तुरंत ज़िया युवानबा की आंखों के सामने से गायब हो गया। ज़िया युवानबा कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, मासूम चेहरे के साथ अपना सिर खुजलाया और हल्की आवाज में बुदबुदाया, क्या मुझे बड़ी बहन के आते ही जीजाजी को बता देना चाहिए था? आंगन से बाहर निकलने के बाद यून चे एक पल के लिए रुके और अपनी अतुलनीय तीक्ष्ण समझ से बर्फ ठंडी आभा के शेष धागों को देखा। बर्फ जैसी ठंडी आभा जिस दिशा में ले जा रही थी, उसका अनुसरण करते हुए यून चे पूरी ताकत से चला गया और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। कुछ ही समय बाद रात के गहरे काले पर्दे के नीचे लहराती हुई बर्फ के रंग की पोशाक में एक सुंदर आकृति उसकी दृष्टि में दिखाई दी। उसने अपने कदम धीमे किए और तेजी से चिल्लाया, क्विंग्यू। पीछे से आए आवाज ने ज़िया क्विंग्यू को अपने पैर रोकने पर मजबूर कर दिया। वह चुपचाप मुड़ी और उसकी नजर यून चे से मिली, जो यहाँ पीछा कर रहा था। यून चे के पीछा करने के संबंध में वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसकी आकर्षक आंखें नहीं डगमगाईं और उसकी आवाज नर्म और शांत थी। सर यूनिस, किंग्यू से क्या चाहते हैं? सर यू संबोधन के रूप ने यून चे के मुंह के कोने को थोड़ा एड़ दिया। उसने अपना मुंह खोला और पूछा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारा विवाह प्रमाण पत्र जो मैंने उस दिन तुम्हें दिया था, क्या वह अभी भी वहाँ है? ज़िया क्विंग्यू ने अपना बर्फ सफेद हाथ उठाया और हल्के से अपनी अंगूठी को सहलाया। सपाट और अक्षुण्ण विवाह प्रमाण पत्र की एक शीट, जिसे रंगहीन क्रिस्टल के भीतर सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था, उसके द्वारा निकाली गई थी। उसके हाथ उठाने की गति के साथ विवाह प्रमाण पत्र यून चे की ओर उड़ गया और उसके हाथों में आ गया। और कागज की यह शीट उसके और किंग्यू के बीच विवाह प्रमाण पत्र थी, जो पूरी तरह से दोषरहित और अक्षुण्ण थी। यून चे के दिल में एक प्रकार की शब्दहीन भावनात्मक भावना पैदा हुई। इस विवाह प्रमाण पत्र का अस्तित्व शायद ये साबित नहीं कर सका कि ज़िया क्विंग्यू के मन में वास्तव में उसके प्रति कुछ भावनाएं थी,
लेकिन ये साबित हुआ कि जिस दिन वह चला गया, उसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से उसकी आखिरी गरिमा की रक्षा की। कम से कम जब उसका पति खतरनाक स्थिति में था, तो पत्नी के रूप में उसने उसे त्यागने का अवसर नहीं लिया, बल्कि वास्तव में एक पत्नी के कर्तव्य के सबसे पवित्र हिस्से को निभाया। इस विवाह प्रमाण पत्र का अस्तित्व ये भी घोषणा कर रहा था कि वे हमेशा से पति पत्नी थे, यहाँ तक कि अब भी। उस समय आपके पास इस विवाह प्रमाण पत्र की सुरक्षा करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए आपने इसे मुझे दे दिया। अब मेरा मानना है कि आपके पास पहले से ही इसकी रक्षा करने की ताकत है, इसलिए इसे किसी भी तरह आपको वापस कर दिया जाना चाहिए। जिया क्विंग्यू ने हल्के स्वर में कहा। फिर क्या तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था जब मैंने तुम्हें विवाह प्रमाण पत्र दिया था? युन चे ने बहुत शांत स्वर में पूछा और उसने विवाह प्रमाण पत्र को ध्यान से हटा दिया। जिया क्विंग्यू, मैंने उस समय कहा था, यदि तुम अब भी मेरी पत्नी बने रहना चाहती हो तो इसकी रक्षा करो, यदि आप पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे नष्ट कर दे। जैसे ही उन्होंने यहाँ बात की, युन चे ने आत्मा मजाक भरी हंसी उड़ाई। वास्तव में जब मैं उस दिन चला गया तो मैंने हमेशा सोचा था कि आपकी पसंद होगी विवाह को नष्ट करने के लिए प्रमाण पत्र, क्योंकि चाहे यह आपके पिता के वादे के लिए हो या अंकल जियोयंग के प्रति कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए हो, आपको जिस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए वह जियोयंग का बेटा था। हालांकि आप पहले से ही जानते थे कि मैं जियोयंग का बेटा भी नहीं था और केवल एक कमीने व्यक्ति था जो उनके मुंह में चढ़ गया था। आप विवाह प्रमाण पत्र, साथ ही पति पत्नी के रूप में हमारा नाम पूरी तरह से सही और उचित तरीके से नष्ट कर सकते थे और फिर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में साफ साफ प्रवेश कर सकते थे। इसके बजाय आपने इस विवाह प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखने का विकल्प क्यों चुना? जिया क्विंग्यू की आकर्षक आंखें सीधे यू चे की ओर देखती थीं और किसी भी चीज से बचने का उनका जरा भी इरादा नहीं था। उसकी दृष्टि की अभिव्यक्ति बिल्कुल शांत थी। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में इन 1.5 वर्षों के बाद युनचे को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जिया क्विंग्यू का पूरा स्वभाव इतना बदल गया था कि ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी पलट गए हो। शादी के बाद उन कुछ दिनों में जब वे साथ रहे, उसकी निगाहें उदासीन, ठंडी थी और भीतर थोड़ी सी उदात्तता और अपरिपक्वता भी छिपी हुई थी। लेकिन अब उसकी आंखों में ठंडक की जगह पूरी तरह से उदासीनता ने ले ली थी और वह शांत पानी की तरह असंवेदनशील थी, बिना किसी परेशानी के। हालांकि उसकी ऊर्जा की आभा हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हो गई थी। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के अलावा फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की प्रमुख गहन कलाओं में फ्रोजन हॉट आर्ट्स भी शामिल है। उत्तरार्ध किसी के दिल को शांत कर सकता है और दिमाग को खाली कर सकता है। चरम सीमा तक कोई वास्तव में कोई इच्छा न होने की स्थिति प्राप्त कर सकता है और सभी जीवन और मृत्यु, जीत और हार, महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ दुनिया में किसी भी अच्छे और बुरे को निस्वार्थ भाव से देख सकता है। हालांकि क्या इच्छा और खोज के बिना एक इंसान को अभी भी मानव माना जा सकता है? किंग्यू इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आप जवाब क्यों नहीं दे सकते? जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा, क्योंकि किंग्यू ने उस समय जो सोचा था वह पहले ही भुला दिया गया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पति पत्नी के रूप में हम दोनों का भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही उसने पति और पत्नी के रूप में भाग्य शब्द कहे, ये कुछ शब्द जो भावनाओं को व्यक्त करने वाले थे, उदासीनता के साथ बोले गए और भावनाओं में बहने का कोई संकेत नहीं था। और इस तरह की उदासीनता ने यू चे को घुटन का एक असहज एहसास दिया। पुराने दिनों का जिया क्विंग्यू बर्फ के पहाड़ पर स्थित एक ऊंचे बर्फ के कमल की तरह था। भले ही वह उस समय विकलांग और महत्वहीन था, फिर भी उसके मन में जांच करने और चुराने का निरंतर इरादा था और उसे जीतने और छीनने की इच्छा थी। यदि इसके बाद घटित अप्रत्याशित घटना नहीं होती, यदि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता, तो उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि वे दिन रात एक ही छत के नीचे रहेंगे तो वह सफल होंगे। लेकिन जिया क्विंग्यू ने अब उसे नीले आकाश के ऊपर लटके हुए चमकीले चांद के बराबर का एहसास दिया, हमेशा की तरह अभी भी त्रुटिहीन, लेकिन पहले से ही उससे बहुत दूर था, इस हद तक कि उस तक पहुंचना असंभव था। ये फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड स्थान वास्तव में हानिकारक है। जैसे ही उसने सोचा कि कैसे चू यूचेन, जो 5 महीने तक उसके साथ रहा था, फिर भी एक स्विंग के बाद भी दृढ़ता से छोड़ दिया, साथ ही जिया क्विंग्यू में बदलाव के साथ। यू चे का दिल तुरंत फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को नष्ट करने के आवेग से उबल पड़ा। इतनी सारी अद्वितीय सुंदरताओं को अपने अंदर समाहित करते हुए, फिर भी उन्हें दुनिया की इच्छाओं से निष्कलंक अलौकिक प्राणियों में बदल दिया। ये वस्तुतः एक ऐसी जगह थी जिसके प्रति सभी मनुष्य, चाहे वह इंसान हो या देवता, अपने दिलों में गुस्सा रखते थे। युन चे की छाती ऊपर और नीचे की ओर उठी। अपने मन की स्थिति को शांत करने के बाद उन्होंने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, मुझे 7 प्रोफाउंड जेमग्रास, अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट का गहरा कोर और पर्पल वेंड हेवनली क्रिस्टल ढूंढने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि भले ही यह फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ही क्यों न हो, 1.5 साल के भीतर इन तीनों को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा।
इसके अलावा आप केवल एक नए प्रवेशित शिष्य थे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जिया क्विंग्यू की आवाज हल्की लेकिन शालीन थी। मेरे सभी गहन प्रवेश द्वारों को खोलने के आपके पक्ष की तुलना में इन्हें बहुत अधिक नहीं माना जा सकता है। मैं आपके गहन प्रवेश द्वारों को खोलते हुए केवल पसीने की कुछ बूंदें खर्च कर रहा था, लेकिन मेरे लिए ये सब चीजें ढूंढना आपके पसीने की कुछ बूंदें खर्च करने जितना आसान नहीं था। हालांकि मुझे वास्तव में धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम पति पत्नी हैं। यू चे थोड़ा मुस्कुराया। जिया क्विंग्यू, क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृपया पूछें। जिया क्विंग्यू ने मना नहीं किया। रात और भी गहरी हो गई थी। यद्यपि आकाश में केवल कुछ विरल तारे थे, गोल चंद्रमा असाधारण रूप से चमकीला था और उदारतापूर्वक अपनी चमकदार चांदनी बिखेर रहा था। लेकिन जैसे ही यह जिया क्विंग्यू के शरीर पर चमका, ये निर्दोष और सुंदर चंद्रमा की किरणें केवल ध्यान देने योग्य पृष्ठभूमि में ही कम हो सकी। एक प्रकार की अवर्णनीय और दम घोंटने वाली सुंदरता बिखेरते हुए चांदनी के नीचे जिया क्विंग्यू ऐसा लग रहा था मानो कोई देवी स्वर्ग से उतरी हो। यह आकृति, जो लगभग भ्रम की हद तक सुंदर थी, देखकर यह कहना असंभव था कि यू चे के दिल की धड़कन की गति नहीं बढ़ी थी। उसने धीरे से सांस ली और पूछा, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में क्या आप अच्छे से रहे? अच्छे से। असगार्ड मालकिन, मास्टर, सीनियर मास्टर्स, जूनियर मास्टर्स, साथ ही सभी जूनियर और सीनियर बहनों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। जिया क्विंग्यू ने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से उत्तर दिया। एमेन, तो ये बहुत अच्छा है। यू चे ने सिर हिलाया। दूसरा सवाल, मैं यह उत्तर बहुत पहले से जानना चाहता था, हालांकि उस समय आपने मुझे नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूँ, जब हमने शादी की तो वास्तव में आपकी गहन शक्ति किस क्षेत्र में थी? उस समय यूनचे को पूरा यकीन था कि जिया क्विंग्यू की गहन ताकत निश्चित रूप से प्राथमिक गहन दायरे का 10वां स्तर नहीं थी जो सतह पर दिखाई गई थी। हालांकि प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर उसकी गहन शक्ति का दर्जा पूरे शहर में जाना जाता था और किसी ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया था। यहाँ तक कि वरिष्ठ पीढ़ी के लोग, जिनके पास प्राथमिक गहन क्षेत्र से कहीं अधिक ताकत थी, उन्होंने भी उसे प्राथमिक गहन क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर ही समझा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी असली ताकत किसी खास तरीके से छुपी हुई थी। जहां तक इसे छुपाने के कारण की बात है, यूनचे इसे अच्छी तरह से समझता था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी जैसी छोटी जगह में एलिमेंट्री प्रोफाउंड दायरे के शिखर पर एक 16 साल का बच्चा पहले से ही जनता द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर 1 प्रतिभा था। यदि उसने जो गहन शक्ति प्रदर्शित की वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे की थी, या यहाँ तक कि नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के शिखर की भी थी, तो यह निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित उथल पुथल को उकसाएगा। इस बार जिया क्विंग्यू ने मना नहीं किया और सीधे उत्तर दिया, जब मैं 12 वर्ष का था, मैं मास्टर से मिला। 13 साल की उम्र में मैंने प्राथमिक गहन क्षेत्र को तोड़ दिया और नवजात गहन क्षेत्र में कदम रखा। 14वें में नेसेंट प्रोफाउंड से गुजरा और ट्रू प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश किया। 16 साल की उम्र में आपके साथ मेरी शादी के बाद मैं इस समय आपकी तरह ही सच्चे गहन दायरे के शिखर पर था। यू चे, देवताओं के विरुद्ध अध्याय 214 सच्ची शुरुआत। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 214 सच्ची शुरुआत। यूनचे अपने दिल में केवल सदमे के साथ बहुत देर तक चुप रहा। उस समय भले ही वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि जिया क्विंग्यू की गहन शक्ति केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर नहीं थी, उसने केवल यह अनुमान लगाया था कि उसकी वास्तविक गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र में थी और अधिक से अधिक के शिखर पर थी नवजात गहन क्षेत्र। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि उस समय का जिया क्विंग्यू वास्तव में उसके वर्तमान जैसा ही था, ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर, और आत्मा गहन क्षेत्र से केवल एक कदम की दूरी पर था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उस समय कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि एक छोटे से तैरते बादल शहर तक पहुंचने के लिए 16 वर्ष की आयु में सच्चे गहन क्षेत्र का शिखर मिथक से भी अधिक पौराणिक था। यदि उसने तुरंत अपने 16 वर्षीय आत्मा की गहन शक्ति को उस समय ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर होने की घोषणा की होती, तो उस तरह की अनुभूति न केवल एक तैरते बादल शहर में होती, बल्कि आसपास के शहरों को भी गहराई से चौंका देती, ब्लू विंड इंपीरियल परिवार सहित। यदि ऐसा हुआ तो जिया क्विंग्यू के लिए फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में आराम से रहने के बारे में सोचना भी मौलिक रूप से असंभव होगा। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड जिया क्विंग्यू को चुनेंगे। उसकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में इस चौंकाने वाले स्तर पर थी। तो यह ऐसा ही है। मुझे लगता है कि आपके गुरु को डर था कि आपकी गहन शक्ति बहुत अधिक चौंकाने वाली है, इसलिए उन्होंने इसे छिपाने में आपकी मदद करने के लिए किसी प्रकार की विधि का उपयोग किया और आपकी गहन शक्ति आभा को केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर ही रहने दिया। सही। जिया क्विंग्यू ने थोड़ा सिर हिलाया।
तीसरा प्रश्न। युन चे ने थोड़ी सी दृढ़ता के साथ सीधे जिया क्विंग्यू की ओर देखा। मैं जानना चाहता हूँ, इस अवधि में जब आप फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड में थे, क्या आपने कभी कभार मेरे बारे में सोचा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह पलटी और धीरे से बोली, बहुत देर हो चुकी है। कल भी मैच है, जल्दी आराम करना ही बेहतर है। क्विंग्यू को भी अब वापस लौटना चाहिए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो यू चे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह पहले से ही हल्के कदमों से दूर जा रही थी। जब उसके बर्फीले कपड़े हल्के से तैरने लगे तो उसकी आकृति पहले से ही तेज गति से आगे और दूर जा रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के यू चे ने उसका पीछा नहीं किया। उसने हवा अंदर खींची और धीरे से इतनी तेज आवाज में चिल्लाया कि वह सुन सके, कल के बाद मैं निश्चित रूप से अंतिम 32 रैंकिंग लड़ाइयों में प्रवेश करूंगा। अगर हम 32वें राउंड के दौरान मिलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। उसकी आवाज धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी और जिया क्विंग्यू की छाया उसकी दृष्टि से पहले ही गायब हो चुकी थी। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट का छठा दिन, जो ग्रुप चरण के दूसरे दौर का आखिरी दिन भी था। अधिकांश लोगों की निगाहें अभी भी युन चे के मैचों पर थीं। हर कोई ये देखना चाहता था कि असंख्य शिष्यों के बीच सबसे कम गहन शक्ति वाला यह व्यक्ति, जो कि एक अजीब स्तर का सुपर डार्क हॉर्स था, संभवतः इस रैंकिंग टूर्नामेंट में कितनी दूर तक जा सकता है। ग्रुप चरण के दूसरे दौर में कल की लगातार 10 जीत के बाद से ग्रुप चरण के भीतर युन चे की जीत रुकी नहीं थी, बल्कि ये हर मैच के बाद हर चौंका देने वाली चीख के साथ जारी रही। 11वां मैच। उद्धरण चिन्ह ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे जीत गई। किन वुशांग ने उत्तेजना में दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। वह अपने हाथों को हवा में लहराना चाहता था और बिना किसी लालित्य के जोर से चिल्लाना चाहता था। 12वां मैच। उद्धरण चिन्ह ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे जीत गई। किन वुशांग कांपते होठों के साथ उत्साह में उठ खड़े हुए। जैसे ही उसके दोनों हाथ कांपने लगे, ऐसा लगा जैसे उसे पता ही नहीं कि उन्हें कहां रखना है। 13वां मैच। उद्धरण चिन्ह ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे जीत गई। यहाँ तक कि किन वुशांग की काली दाढ़ी भी हिलने लगी जब उसने खुद को दोहराना जारी रखा, शीर्ष 50, शीर्ष 50, शीर्ष 50। व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष 50 एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उसने इच्छा करने की भी हिम्मत नहीं की थी। उनकी लंबे समय से इच्छा कैंग वानहे जैसी ही थी और वह केवल यही चाहते थे कि उनकी पावर रैंकिंग शीर्ष 100 में हो। और अब यू चे ने अकेले ही पूरे शाही परिवार को इतनी ऊंची रैंक प्राप्त करने दी थी कि यह ज्ञात नहीं था कि यह उनके मूल लक्ष्य से कितनी गुना अधिक थी। वह कल्पना कर सकता था कि जब वह प्राप्त करेगा तो कैंग वानहे को कितना उत्साहित महसूस होगा। इसकी खबर 15वां मैच, जो आखिरी मैच भी था। उद्धरण चिन्ह ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की युन चे जीत गई। ब्लू विंड इंपीरियल परिवार की प्रतिस्पर्धा शिष्य युन चे ग्रुप चरण के दूसरे दौर में सभी 15 मैचों में पूर्ण जीत सीधे कल के एलिमिनेशन राउंड में आगे बढ़े। रेफरी ने यू चे को देखते हुए एक प्रकार के अतुलनीय आश्चर्य के साथ इन उपलब्धियों की घोषणा की। लगातार 15 जीते। पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट में भले ही 4 प्रमुख संप्रदायों से बाहर के बहुत कम शिष्य थे जिन्होंने इसे पूरा किया था। ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई भी नहीं था जिसने पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन सच्चे गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर गहरी ताकत के साथ लगातार 15 जीत हासिल करना। रेफरी के दिल में एक ही वाक्य बेतहाशा उभर आया, ये किस तरह का लौकिक मजाक था? क्या मैं पागल हो गया हूँ या पूरा महाद्वीप पहले ही पागल हो चुका है? यू चे के अलावा जिया क्विंग्यू, लिंग यून, फेन जिन, जियो कुंडली और 4 प्रमुख संप्रदायों के अन्य शिष्यों ने भी समूह चरणों के दूसरे दौर में पूरी जीत हासिल की, जिसका मतलब था कि उन्हें भी रैंक देने की आवश्यकता नहीं थी और कल के एलिमिनेशन राउंड में सीधे आगे बढ़ सकता है। पूर्ण जीत, शीर्ष 32। भले ही वह कल के एलिमिनेशन राउंड में अंतिम स्थान पर रहे, फिर भी उसकी व्यक्तिगत रैंकिंग 32वें स्थान पर रहेगी। किन वुशांग के निचले स्तर को छुए हुए कुछ समय हो गया था उसकी सीट। वह इतना उत्साहित था कि वह बैठने में भी असमर्थ था क्योंकि वह लगातार प्रलाप करता रहा। उसके प्रत्येक शब्द में गहरी कंपन थी। इस समय उसे गहराई से महसूस हुआ कि वह वर्तमान में सपना देख रहा था और उसे इस बात का भी गहरा डर था कि यह महज एक सपना था। इसके विपरीत कैंग यू अधिक शांत था। आखिरकार किन वुशांग के विपरीत वह हमेशा पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट के निराशाजनक प्रदर्शन परिणामों को देखने का बोझ नहीं उठाती थी जो इस तरह के अपमान, नाराजगी और अनिच्छा के साथ आया था। उसने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था और एक दिन की कामना करती थी कि एक दिन वह प्रसन्नता से इतना गौरवान्वित हो।
यू चे को अपने रास्ते में आने वाले हर प्रतिद्वंद्वी को परास्त करते हुए और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हुए देखकर, जिससे पूरे दर्शकों में आश्चर्य की ऊंची चीख निकल गई, वह आंतरिक रूप से खुश, गर्वित और पूरी तरह से संतुष्टि की भावना से भर गई। जैसे ही उसने उस समय के बारे में सोचा जब वह पहली बार न्यू मून सिटी में उससे परिचित हुई थी, और उसके बाद जो भी छोटी छोटी बातें सामने आई, वह अनजाने में मुस्कुराने लगी। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आशा, अच्छे आश्चर्य और चमत्कार लेकर आया है। उनसे मिलना मेरे जीवन काल की सबसे भाग्यशाली चमत्कारी मुलाकातों में से एक है। क्या सचमुच अप्रत्याशित परिणाम है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं पहले से ही उसे अधिक महत्व दे रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी उससे बहुत कम आंक रहा था। वास्तव में उन्होंने व्यापक विजयी प्रदर्शन के साथ शीर्ष 32 में प्रवेश किया। एक सच्चे गहन क्षेत्र के लिए ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना सभी ऐतिहासिक उदाहरणों में से पहला है, और यह कुछ ऐसा भी है जो भविष्य में फिर से होना मौलिक रूप से असंभव है। लगातार 15 जीत के बाद यू चे को स्वॉर्ड डिस्कोज एरिना में उतरते देख लिंग यूफेंग ने ईमानदारी से शोक व्यक्त किया। एमेन, लिंग यून ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उसके लिए ऐसा परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें ये भी कहना होगा कि इसका एक बड़ा हिस्सा सौभाग्य के कारण है। आखिरकार समूह चरणों के दूसरे दौर में वह कभी भी किसी बड़े संप्रदाय के किसी व्यक्ति से नहीं मिला था, विशेषकर हमारे 4 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य। अन्यथा उसके लिए अपनी लगातार जीतों को जारी रखना बुनियादी तौर पर असंभव है। लेकिन अगर हम इसे एक तरफ रख दें, तो वह केवल सच्चे गहन क्षेत्र में ताकत के साथ इस मुकाम तक पहुंच सका। ये युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। पिताजी, किसी उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल 3 संभावित कारण हैं। उनमें से एक है जब गहन ऊर्जा का उपयोग करने की किसी की जन्मजात प्रतिभा इतनी अधिक होती है कि वे ऐसी शक्ति लाने में सक्षम होते हैं जो उनकी तुलना में 2 गुनी होती है। गहन शक्ति। दूसरा, जब किसी की गहन कलाएं और तकनीकें इतनी मजबूत हों कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचलने में सक्षम हो। तीसरा, जब किसी की जन्मजात प्रतिभा एक विशेष प्रकृति के साथ आश्चर्यजनक रूप से श्रेष्ठ होती है, जैसे जन्मजात दैवीय शक्ति, कठोर शरीर, तीव्र धारणा इत्यादि। इन सब के बीच जो बहुसंख्यक लोग दिखाई देते हैं, वे ऐसे हैं जिनके पास बेहद मजबूत गहन कलाएं और गहन तकनीकें हैं। पिताजी, क्या आप बता सकते हैं कि वह किस प्रकार की गहन कला का उपयोग कर रहे हैं? लिंग यून ने सावधानी से पूछा। लिंग यूफेंग ने वास्तव में अपना सिर हिलाया। मैं उसकी गहन कला को देखने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फ्रीस्टाइल मार्शल आर्ट या भारी तलवार का उपयोग, वह जो गहन ऊर्जा छोड़ते हैं वह अतुलनीय रूप से भयंकर है। ये सीधे रिलीज और वापस लेता है। इसने मुझे जो अनुभूति दी वह किसी भी गहन कला के अस्तित्व के बिना शुद्ध गहन ऊर्जा की तरह थी। हालांकि इस शुद्ध गहन ऊर्जा की ताकत सच्चे गहन क्षेत्र की सीमा से कहीं अधिक है। इतने बड़े अंतर के पार विरोधियों पर विजय पाने में सक्षम होना, ये भी मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। ऐसा लगता है कि मैच के बाद थोड़ी बातचीत के लिए उसे ढूंढना मेरे लिए जरूरी होगा। लिंग यून ने थोड़े आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। अपने जन्म से लेकर अब तक ये वास्तव में पहली बार था जब उसने अपने पिता को किसी युवा के प्रति इतनी उत्सुकता दिखाते हुए देखा था। हालांकि यून चे के पास वास्तव में ऐसी योग्यताएं थी। समूह चरणों के दूसरे दौर के बाद संप्रदाय के शिष्यों को जीत की संख्या का उपयोग करके सीधे स्थान दिया गया। उनमें से रैंकिंग में शीर्ष 32 शिष्य कल मुख्य स्वॉर्ड डिस्कोज अरेना में अंतिम एलिमिनेशन राउंड के लिए आगे बढ़ेंगे। 100वीं रैंक से नीचे के शिष्यों, साथ ही 33 से 100 रैंक के शिष्यों को क्रमशः अलग अलग माध्यमिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा और उनके रैंकों के बीच रैंकिंग लड़ाई में प्रगति होगी। एलिमिनेशन राउंड रैंकिंग टूर्नामेंट का अंतिम चरण था, साथ ही पूरे रैंकिंग टूर्नामेंट का मुख्य अस्तित्व था, क्योंकि 1500 से अधिक भाग लेने वाले शिष्यों में से ये सबसे मजबूत 32 लोग थे, जिसने ब्लू विंड साम्राज्य की युवा पीढ़ी की ताकत के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। भले ही एलिमिनेशन राउंड में केवल 32 लोग थे, ये पूरे 5 दिनों तक चलेगा, जो कि ग्रुप स्टेज मैचों के किसी भी राउंड से अधिक लंबा होगा। अखाड़ा भी अब छोटा तलवार प्रवचन अखाड़ा नहीं होगा और इसके बजाय विशाल केंद्रीय मुख्य तलवार प्रवचन अखाड़ा होगा। अगली सुबह जैसे ही आसमान में हल्की रोशनी हो रही थी, हेवनली स्वॉर्ड विला में स्वॉर्ड डिस्कोज अरेना पहले से ही शोर मचा रहा था। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट का अंतिम कार्यक्रम 32 का राउंड आखिरकार शुरू हो गया था। मुख्य तलवार प्रवचन क्षेत्र के केंद्र में अस्थायी रूप से एक विशाल गहरा पत्थर खड़ा किया गया था और उन 32 लोगों के नाम जिन्होंने 32 के दौर में प्रवेश किया था, साथ ही वे जिस संप्रदाय से संबंधित थे, उसके शीर्ष पर प्रदर्शित किए गए थे। इन 32 नामों में 4 प्रमुख संप्रदायों के 12 शिष्य बिना किसी अपवाद के मौजूद थे। लेकिन इस रैंकिंग टूर्नामेंट के इतिहास में ये एक ऐसा नजारा था जो सबसे आम था।
यदि वहां से एक भी गायब हो गया तो यह असामान्य होगा। इससे 4 प्रमुख संप्रदायों और अन्य संप्रदायों के बीच भारी असमानता की झलक मिलती है। और इसलिए 32 के इस अंतिम दौर का एक और नाम था, जिसे 4 मेजर सेक्ट्स शोडाउन बैटल कहा जाता था, जिसे नाम से कम अतिरंजित नहीं किया गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार का नाम वास्तव में इस पर दिखाई देगा। अखाड़े में उस विशाल गहरे पत्थर को देखते हुए किन वुशांग के रंग में वास्तव में एक गहरी भक्ति थी। वह इस हद तक उत्साहित था कि पिछली रात बिल्कुल भी सो नहीं सका, और यहाँ आने के कारण भी प्रातःकाल उसकी उत्तेजना की भावना को किसी भी हालत में दबाया नहीं जा सकता था। गहरे पत्थर पर हर एक नाम पिछले की तुलना में अधिक लुभावने था, और संप्रदायों के नाम भी पिछले की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक थे। किन वुशांग का मानना था कि इस रैंकिंग टूर्नामेंट में यूचे के कदम यही रुक जाएंगे, क्योंकि पिछले 31 में से किसी की भी तुलना उन विरोधियों से नहीं की जा सकती जिनका उसने पहले सामना किया था। लेकिन भले ही वह पहले दौर में हार जाए, इस रैंकिंग टूर्नामेंट से होने वाला लाभ पहले ही मूल अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा। वहां पहले से ही कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह असंतुष्ट था। 32वें दौर के भाग लेने वाले शिष्यों, कृपया मंच पर आएं और युद्ध क्रम के लिए लॉटरी निकालें। 32 के पूरे दौर के दौरान केवल एक ही जज था, और वह लिंग वगौ था। लिंग वगौ की तेज चीख के बाद 32 लोग एक एक करके आए और अपना युद्ध क्रमांक निकाला। जूनियर ब्रदर यू, कौन सा नंबर? ये वास्तव में नंबर 1 है। कैंग यू ने प्लेट यूचे के हाथ में ले ली। वहां पर जो संख्या थी वह आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ी 1 थी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के मैच में यूचे मंच पर आने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अगर मैं पहले हूं तो मैं पहले हूं। वैसे भी मुझे बेसब्री से इंतजार करने से बचाता है, यूचे ने लापरवाही से कहा। यूचे, 32 राउंड में प्रवेश करने में सक्षम होना आपके लिए पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, किन वुशांग ने कहा। हालांकि 32 राउंड में हर एक प्रतिद्वंद्वी असाधारण होगा, विशेषकर 4 प्रमुख संप्रदाय के शिष्य। तुम उनसे पहले कभी नहीं मिले हो और बस उनकी भयावहता को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। इसलिए आज के मैचों में यदि आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते, तो जल्दी हार मान लेना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। आपने पहले ही एक चमत्कार कर दिया है जिसने सभी दर्शकों को चौंका दिया है, इसलिए आपको निश्चित रूप से खुद का दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अन्यथा ये बुरा होगा यदि आप किसी भी संयोग से प्रतिद्वंद्वी से दुर्भावनापूर्ण चोटें प्राप्त करते हैं। इस साल के रैंकिंग टूर्नामेंट में यहां तक पहुंचने के लिए यह पहले से ही पर्याप्त है। अगला रैंकिंग टूर्नामेंट आपका असली चरण होगा। यूचे ने सिर हिलाया। पैलेस प्रमुख किन, निश्चिंत रहें। जब मुझे जरूरत होगी मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा, और जब मुझे पीछे हटना होगा तो मैं बिना दिमाग लगाए खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा। ये अच्छा है फिर, किन वुशांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपने सामने विशाल केंद्रीय स्वॉर्ड डिस्कोज अरेना की ओर देखते हुए अपनी खुद की नंबर प्लेट पकड़ते हुए अलग अलग इरादों से घूरती हुई कतारों के नीचे यूचे को वास्तव में महसूस हुआ कि रैंकिंग टूर्नामेंट में यह मौजूदा दौर किन की तुलना में बिल्कुल भी अंतिम रेखा नहीं थी, वुशांग ने व्यक्त किया था। इसके बजाय ये सच्ची शुरुआत थी। लेखक नोट, ये सही है, रैंकिंग टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। पहले समूह चरण सभी भरने माली ऊपर 30 शब्दों के लिए थे। सच्चा मैच केवल अब शुरू होता है, जिसके बारे में बात करते हुए इस मास की आखिरी किताब में पिग फीट और हुआ क्यूमेंग ने फाइनल मैच में पूरे 10 विषम अध्यायों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं सोच रहा था अगर मैंने यहाँ आगे के हर एक मैच के लिए 10 विषम अध्याय किए होते। एमेन। मुझे विश्वास है कि आप सभी निश्चित रूप से मुझे पीट कर मार नहीं डालेंगे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 215 जियोनान से लड़ना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 215 जियोनान से लड़ना। शेष 32 लोगों द्वारा अपनी संख्या चुनने के बाद उनका युद्ध क्रम प्रोफाउंड स्टोन पर दिखाई दिया। एक बार आदेश जारी होने के बाद इसने तुरंत दर्शकों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी। 32 प्रतियोगियों को 16 के 2 समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक मैच में एक प्रतियोगी को बाहर कर दिया जाएगा। समूहों के 2 विजेता अंततः फाइनल में आमने सामने होंगे और ये तय करेंगे कि चैंपियन कौन होगा। हालांकि भाग लेने वाले शिष्यों को जिन 2 समूहों में विभाजित किया गया था वे अपनी ताकत के मामले में बहुत अलग थे। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट का समापन आमतौर पर एक रैंकिंग टूर्नामेंट में बदल जाएगा। 4 प्रमुख संप्रदाय। पिछले 100 वर्षों से हमेशा ऐसा ही होता आया है और निस्संदेह इस बार भी ऐसा ही होगा। समूह की ताकत की तुलना करते समय केवल 4 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों की मात्रा और गुणवत्ता की तुलना करना पर्याप्त होगा। दूसरे समूह में 4 प्रमुख संप्रदायों के 7 शिष्य थे।
वे थे हेवनली स्वॉर्ड विला के यंग विला मास्टर, जिसके बारे में सभी को यकीन था कि वह विजयी होगा, लिंग यून। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के शुई वुशुंग, वु जुएक्सिन, जिया क्विंग्यू सभी एक ही समूह में थे। अंतिम 3 थे जियो संप्रदाय के जियो कुंडली, जियो जेन और बनिंग हेवन कबीले के फेंजिन। 4 प्रमुख संप्रदायों के मुख्य शिष्य सभी दूसरे समूह में एकत्र हुए थे। लिंग यून का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जो अर्थ प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर था और पूरी भीड़ को हेय दृष्टि से देखता था। शुई वुशुंग, वु जुएक्सिन, फेंजिन, जियो कुंडली और जियो जेन सभी स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर पर थे। उनकी सभी गहन ताकतें लिंग यून के सामने हार गईं और उन सभी को दूसरा स्थान हासिल करने का मौका मिला। सबसे निचला जिया क्विंग्यू स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर भी था। पहले समूह पर नजर डालें तो 4 मुख्य संप्रदायों से 5 प्रतियोगी थे। हालांकि वे सभी या तो उनकी मुख्य ताकत नहीं थे और वे सभी उनकी दूसरी या तीसरी श्रेणी के थे। प्रतियोगी हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग फियू और लिंग जी, जियो सेक्ट के जियो नान और बनिंग हेवन क्लैन के फेन जुएबी और फेन युआंगे थे। उनमें से केवल लिंग फेयू स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर में था, अन्य फेन जुएबी स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर में थे। लिंग जी सबसे छोटे होने के कारण स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के केवल 6ठे स्तर पर थे। जियो नान और फेन युआंगे भी युवा थे और केवल अनुभव के लिए आए थे, क्रमशः वे आत्मा गहन क्षेत्र के केवल 6ठे और 7वें स्तर पर थे। दोनों समूहों में अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। दोनों समूहों के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये पहली बार है जब किसी रैंकिंग टूर्नामेंट में दोनों समूहों के बीच ताकत में इतना बड़ा अंतर है ना? इतना जबरदस्त अंतर पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि ये सब प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित संख्या पर आधारित था। ऐसी स्थिति होने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जो लोग पहले समूह में विभाजित हो गए वे बहुत भाग्यशाली थे। दूसरे समूह के मुख्य संप्रदायों में से किसी एक का कोई भी शिष्य पूरे पहले समूह को बर्बाद कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई शक नहीं कि विजेता लिंग यून ही होगा। ये बहुत अच्छा है। जूनियर ब्रदर यून जिस समूह में है, उसमें शीर्ष श्रेणी के बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं। कैंग यू ने युद्ध क्रम देखकर खुशी से कहा। किन वुशांग ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत कम नहीं, व्यावहारिक रूप से कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लेडी लक इस समय हम पर चमक रहा है। यदि हमारा सौभाग्य जारी रहा तो यू चे की प्रगति शीर्ष 32वें स्थान पर नहीं रुकेगी। वह शीर्ष 16 में भी प्रगति कर सकता है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो ये सचमुच चमत्कारों में भी एक चमत्कार होगा। पहला मैच जीजाजी का है, उनके प्रतिद्वंद्वी। आह, ये जियो सेक्ट का जियो नान है। वाह, ये जियो संप्रदाय है। ओह, हालांकि वह केवल आत्मा गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। जीजाजी के उस स्तर पर पहले से ही कई प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वह निश्चित रूप से यह मैच जीत सकते हैं। जिया युवानबा ने आशा से भरे हुए कहा। नहीं, किन वुशांग उतना आशावादी नहीं था। हालांकि एक ही स्तर पर 4 प्रमुख संप्रदाय के एक शिष्य की ताकत दूसरे संप्रदाय के शिष्य से कहीं अधिक होती है। स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे का केवल 6ठा स्तर होने के बावजूद यह अजीब नहीं होगा यदि वह किसी अन्य संप्रदाय के 8वें स्तर के स्पिरिट प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर को हरा सके। यही कारण है कि वह इस तरह की गहन ताकत के साथ शीर्ष 32 में प्रवेश करने में सक्षम था। यू चे, लापरवाह मत बनो। यदि यह बहुत कठिन हो जाए तो मैंने जो कहा था उसे याद रखे पहले। हाँ, युन चे ने उत्तर दिया। स्वॉर्ड डिस्कोज एरिना में युद्ध क्रम प्रदर्शित करने वाला गहरा पत्थर लिंग वगौ द्वारा रखा गया था और उसने जोर से कहा, 32 प्रतियोगियों का युद्ध क्रम तय हो गया है और पहला मैच जल्द ही शुरू होगा। प्रतियोगी हैं ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के युन चे और जियो सेक्ट के जियो नान। कृपया अपने आप को तैयार करें और 60 सांसों के भीतर मैदान में आए। यू चे ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह खड़ा हुआ और तुरंत तलवार प्रवचन क्षेत्र की ओर चल दिया। उसके पीछे कांग यू और जिया युवानबा की घबराई हुई जयकारें आ रही थी। आखिरकार वह जिसका सामना करने जा रहा था वह 4 प्रमुख संप्रदायों का शिष्य था। नान एर जाओ, ये प्रतिद्वंद्वी तुम्हारे लिए आसान जीत होनी चाहिए। हालांकि ये केवल होना चाहिए है, न कि निश्चित। याद रखें कि दादाजी हमेशा क्या कहते थे, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, उसे कभी कम मत समझो। जियो गुजी ने जियो नान को याद दिलाया। हाँ दादाजी। युन चे को देखते हुए, जो पहले से ही मंच पर था, जियो नान भी उठ खड़ा हुआ, थोड़ी सांस ली और खुद को ऊंचा उठा लिया। कई 10 मीटर की छलांग लगाते हुए तलवार डिस्कोज एरिना पर धीरे से उतरने से पहले युन चे के आमने सामने खड़ा हो गया। यू चे, ये नाम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इससे पहले भी सुना है। दोनों को मंच पर देखकर जियो गुजी ने भौहें सिकोड़ ली और खुद से बात की।
जियोनान का पहला प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक गुप्त घोड़ा है जो केवल अच्छे भाग्य के कारण ही इतनी दूर तक चढ़ पाया है। अरे क्या किस्मत है, अगर वह इसे खो देता है तो ये परिवार के लिए शर्म की बात होगी। जियो कुंगली बगल में अपनी सांस रोककर बुदबुदाया। मंच पर जियोनान ने पहले ही अपना हथियार निकाल लिया था। यह एक जेड तलवार थी जो ठंडी चमक दे रही थी। जेड तलवार को विंड स्पिरिट तलवार कहा जाता था और यह एक पृथ्वी गहन हथियार था। हाथ में तलवार लेकर उसने यूचे की ओर संकेत किया। जियो संप्रदाय तलवार संप्रदाय के शिष्य जियोनान, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जियो कुंग युन के कारण युनचे के मन में पहले से ही जियो संप्रदाय के बारे में बहुत बुरी धारणा थी। हालांकि जियोनान स्पष्ट रूप से जियो कुंग युन से पूरी तरह से अलग था। वह दृढ़ निश्चयी और बहुत विनम्र लग रहा था। भले ही उन्हें बेहद कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने उसे सावधानी से देखा और किसी भी तरह से उसे कम नहीं आंका। यू चे ने सिर हिलाया और अपनी अधिपति की विशाल तलवार निकाली। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य यू चे, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। एल्डर लिंग, 60 सांसों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लिंग वगो ने सिर हिलाया। 32 का राउंड, पहला मैच शुरू। एक बार जब लिंग वगो ने बोलना समाप्त किया तो मूल रूप से शोरगुल वाला क्षेत्र अचानक शांत हो गया, क्योंकि सभी ने तलवार प्रवचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वे जियो संप्रदाय के जियोनान को नहीं बल्कि यूचे को देख रहे थे। इस मैचअप में दोनों पक्षों के बीच गहरी ताकत का अंतर असाधारण था, लेकिन किसी ने भी उपहास नहीं किया, न ही किसी ने यूचे को नीची दृष्टि से देखा। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह अवश्य हारेगा। हर बार जब कोई कहता था कि यूचे के किसी मैच के दौरान, यूचे उन्हें तब तक शर्मिंदा कर देता था जब तक कि उनके कान लाल न हो जाएं और अंत में आश्चर्यचकित न हो जाएं। अब और भी अधिक लोग जानना चाहते थे कि क्या यूचे, जो ट्रू प्रोफाउंड दायरे में केवल एक गहन शक्ति के साथ शीर्ष 32 में पहुंचने में सक्षम था, एक और चमत्कार करने और जियो संप्रदाय के इस शिष्य को हराने में सक्षम था। एक नाटकीय समापन देखने की आशा करना कुछ पहलुओं में मानव स्वभाव का एक हिस्सा था। तलवार प्रवचन क्षेत्र में लिंग वगो ने बोलना समाप्त करने के बाद जियोनान और विंड स्पिरिट तलवार के शरीर से एक भयंकर तूफान जारी किया। तूफान ने उसके शरीर को घेर लिया और उसके चारों ओर घूमने लगा। हालांकि तूफान तेज नहीं था, लेकिन बेहद तेज था। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर असंख्य तलवारें नाच रही हो। यहाँ तक कि तलवार प्रवचन क्षेत्र के केंद्र से दूर बैठे लोग भी हवा में डरावनी तीव्रता का एक स्पष्ट रूप महसूस कर सकते थे। दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के बावजूद युन चे जियोनान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। न तो उनकी तलवार हिली और न ही ऐसा लगा कि उनका इरादा पहले हमला करने का था। मेरा हमला स्वीकार करें। अत्यधिक हवा का झोंका। जियोनान के हाथों में तलवार आगे की ओर इशारा कर रही थी और तुरंत उसके आसपास का सारा तूफान कई तलवारों की छाया में बदल गया, जिससे हवा इतनी तेज हो गई कि उसने दर्शकों को भी डरा दिया। यू चे की ओर बहने लगी। हवा जिधर भी गई उसने मजबूत स्वॉर्ड डिस्कोज अरेना को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तलवार की ताकत से मैदान में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। वाह, ऐसी डरावनी तलवारबाजी, जिया युवानबा ने आश्चर्य से कहा। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उनके जैसा प्राथमिक गहन क्षेत्र का अभ्यासी भी उस तलवार की ताकत को स्पष्ट रूप से देख सकता था। 4 प्रमुख संप्रदायों का एक लाभ यह है कि उनकी गहन कलाएं और तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं। एक स्लैश के साथ समान स्तर का एक प्रतिद्वंद्वी जो 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक से संबंधित नहीं है, हमले को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। किन वुशांग ने गरिमा में तरीके से कहा। जल्दी करो, चकमा दो। कैंग यू घबराकर चिल्लाया। तूफान और तलवार की छाया ने एक साथ हमला किया, लेकिन युनचे अभी भी स्थिर रहा, जैसे कि वह पहले से ही डर गया हो। केवल जब तूफान आया और तलवार की छाया ने उसके बाल और शर्ट को जोर से उड़ा दिया, तभी वह आखिरकार आगे बढ़ा। 1 सेकंड पहले वह एक पहाड़ की तरह अचल लग रहा था। 1 सेकंड बाद वह अचानक एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो अभी अभी फटा हो। सभी 54 गहन प्रवेश द्वार खुल गए और उसकी प्रचंड गहन शक्ति एक पल में जोर से विस्फोटित हो गई। उसके हाथ में अधिपति की विशाल तलवार ने तलवार की छाया के तूफान का स्वागत किया। शक्ति का एक विशाल भावर अपने साथ लाते हुए ये तलवार के छाया चित्रों के तूफान से जोर से टकराया। बैंग 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 बैंग। हिंसक झड़प इतनी जोरदार थी कि सुनने का मन करने लगा। भारी तलवार का एक झटका ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक दुष्ट अजगर को छोड़ दिया हो। अपने अतुलनीय रूप से मजबूत शरीर और पंजों के साथ इसने तलवार की छाया के तूफान पर हमला किया। जैसे ही यह टकराया, जियोनान द्वारा छोड़े गए तलवार के छाया चित्रों का तूफान परत दर परत बिखर गया और अंततः पूरी तरह से गायब हो गया।
हालांकि भारी तलवार की शक्ति बिखरी नहीं और आगे भी जारी रही। साथ में तेज हवाएं आई जिसने जियोनान के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गया। दम घुटने वाले हमले के कारण लगभग पीछे गिरना का क्या जियोनान के दोनों हाथ और आत्मा एक ही समय में कांपने लगे और उसके चेहरे पर अविश्वास की तीव्र भावना प्रकट हुई। युन चे का सामना करते समय उसने उससे कम नहीं आंका था। हालांकि अभी किया गया प्रहार उसका अंतिम कदम नहीं था, ये पहले से ही उसकी सबसे मजबूत तलवार कौशल में से एक था। जब उसने कौशल का प्रदर्शन किया तो उसे विश्वास नहीं था कि युन चे इसका डटकर सामना कर सकता है। उसने सोचा कि वह केवल अपनी पूरी ताकत लगाकर ही बच सकता है। उस विश्वास के साथ उसने अपनी तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ लिया और युन चे को घूरता रहा, जो बिजली की तेजी से उसका पीछा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार उसने हमले से बचने की कोशिश की थी। बिना तैयारी के उसे पकड़ने के बाद वह फायदा उठाने और उसे जल्दी से खत्म करने के लिए उस पर लगातार हमला करता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युन चे हमले को टाल नहीं पाएगा, लेकिन उसने इसका डटकर सामना किया और केवल एक झटके से उसने अपने हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। उसे वास्तव में मिल गया। क्या ये युन चे वास्तव में केवल सच्चे गहन क्षेत्र में है? जियोनान का ये झूला, भले ही वह मैं ही क्यों न हो, मैं इसे सिर पर नहीं उठा सकता। आसपास के लोग सदमे से लगभग सुन्न हो गए थे। युन चे उन्हें एक राक्षस की तरह लग रहा था। बार बार उसने उनकी आंखों के सामने असंभव को प्रदर्शित किया। विशेषकर जियो संप्रदाय के सदस्य जो उस हड़ताल को जानते थे, सबके चेहरे पीले पड़ गए। युन चे आगे बढ़े, अपने भीतर की सारी गहन शक्ति को बुलाया और भारी तलवार को आगे बढ़ाया। एक सेकंड के अंतराल के बाद स्वॉर्ड डिस्कोज एरेना में एक बेहद भयावह तूफान आया। तूफान के भीतर जियोनान न तो सांस ले पा रहा था, न ही वह सांस ले पा रहा था। उसकी आंखें खोलो। जो तलवार उसने मूल रूप से निकाली थी उसे तुरंत वापस ले लिया गया, क्योंकि उसकी सभी प्रवृत्तियों ने उसे बताया था कि युन चे के वार में पहाड़ों को कुचलने और पृथ्वी को तोड़ने की क्षमता थी। यदि वह सीधे हमले का सामना करता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था, या इससे भी बदतर उसकी जान जा सकती थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि एक सच्चा गहन क्षेत्र का गहन अभ्यासी इस तरह के डरावने हमले को अंजाम देने में कैसे सक्षम था, उसने अपने पैरों पर अपनी गहरी ताकत इकट्ठी की और तूफान से बचने के लिए कई दसियों मीटर हवा में छलांग लगा दी। वह हवा में सबसे ऊंचे स्थान पर रुक गया और अचानक पानी की लहरों जैसी लहरों ने उसे घेर लिया। उसके पीछे एक विशाल हरे रंग का ईगल छाया दिखाई दिया और गर्व से उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए। जियोनान नीचे उड़ गया। जैसे ही वह उड़ रहा था, उसका पूरा शरीर विशाल हरे ईगल की छाया में विलीन हो गया और वह नीचे उतरते हुए शक्तिशाली ईगल की तरह लग रहा था। उसने अपनी तलवार आगे की ओर तान दी। एक अतुलनीय तीक्ष्ण आभा लाते हुए वह युन चे की छाती की ओर बढ़ा। तलवार बेहद तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे हवा लहरों की तरह विभाजित हो गई हो। ऊपर से जो तलवार आई वह बेहद तेज थी और कई 10 मीटर दूर से युन चे को अपनी छाती में छेद होने का डरावना एहसास हुआ। हालांकि जिसके पास भारी तलवार हो वह निश्चित रूप से सामान्य तलवार के सामने पीछे नहीं हटेगा। वह अप्रभावित रहा और अपनी दोनों भुजाएं अपने ऊपर तलवार की ओर घुमा दी। भारी तलवार की ताकत पहाड़ों को हिला सकती थी और महासागरों को मोड़ सकती थी। जहां भी भारी तलवार का इशारा हुआ, खाली हवा में हल्की सी विकृतियां दिखाई दी। युन चे के पहले वार को जियोनान ने तुरंत टाल दिया, लेकिन इस बार वह हवा में थे। वह इससे बचना भी चाहे तो यह संभव नहीं था। लेकिन जब युन चे के क्रूर प्रहार का सीधे सामना किया तो वह थोड़ा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ चमक चमक रही थी। उसके पीछे के विशाल ईगल सिलहूट ने विंड स्पिरिट तलवार से निकलने वाली हल्की हरी चमक के रूप में अचानक अपने पंख फैला दिए। RIP युन चे द्वारा लाए गए तूफान को जियोनान ने एक अलग तेज ध्वनि के तहत काट दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई धारा सीधे दो हिस्सों में बंटकर दोनों तरफ बिखर गई हो। विंड स्पिरिट तलवार जिसने तूफान को काट दिया था, एक तेज आभा लेकर आए जो आगे बढ़ती रही, सीधे युन चे के बाएं कंधे की ओर छेद कर गई। आह! कैंग यू घबरा कर चिल्लाए और उसका रंग तुरंत फीका पड़ गया। क्या वह किस प्रकार की तलवार तकनीक है? उसने अपनी गहन ऊर्जा को अलग कर दिया। किन वुशांग की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई। हालांकि कुछ डर था, फिर भी यह योजना के अनुसार हुआ। जीत पहले ही तय हो चुकी है। युन चे को छेदने वाली तलवार को देखकर जियो संप्रदाय के जियो कुआंग्यू हल्के से हंसे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।